नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 26 मार्च शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत बाबा बाल हनुमान मंदिर के एक कमरे को आवागमन व्यवस्था के मद्देनजर जेसीबी ने तोड़ दिया। यहां पर अखंड रामायण पाठ आदि का वचन किया जाता था। मंदिर प्रबंधन के अनुसार मंदिर का हिस्सा तोड़ने से इतना स्थान रिक्त हो जाएगा कि कोई भी घटना होने के बाद एम्बुलेंस को आसानी से बीच से निकालते हुए निर्मालय गेट तक पहुंचाया जा सकेगा। श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए भी ये रास्ता काफी सुचारू रहेगा। पहले सकरे से रास्ते से जूना महाकाल जाने वाले श्रद्धालु दर्शन को पहुंचा करते थे। ने बयान जारी कर कार्रवाई को गलत बताया है। उनका कहना है कि वर्षों से यहाँ पर अनवरत रामचरितमानस पाठ का वाचन किया जा रहा था। कक्ष को तोड़ने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। भगवान महाकाल को रामचरितमानस यहीं से सुनाया जा रहा था। श्रद्धालु वर्षों से मंदिर से जुड़े होकर भगवान महाकाल के दर्शन के बाद बाबा बाल हनुमान के दर्शन करने आते थे। अभी तो मंदिर की तरफ से कोई जानकारी मंदिर पुजारी जी को किसी को भी नहीं दी गई है। अचानक से आकर ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मंदिर विकास के नाम पर जो ये कार्य किया जा रहा है ठीक नहीं है। अगर सूचना में या विश्वास में लेके कार्य करते तो मंदिर के विकास में किसी को भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर तोड़ते हैं तो ये गलत है। और मंदिर का सभागृह है जो मंदिर से लगा हुआ है, इसे मंदिर के विकास के नाम पर आज तोड़ दिया गया है। प्रशासन की हठधर्मिता ये ठीक नहीं है। विकास के नाम पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। क्या जो मंदिर के विकास की योजना बनाई गई है उसका राजपथ मंदिर का विनाश है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पूर्व कुछ दिन पहले कहा कि मंदिर के लिए जमीन की कमी नहीं होगी, तो क्या जमीन कम पड़ गई इसलिए प्रशासनिक अधिकारी मंदिर और मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं को भंग कर रहे हैं? श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री बाल विजय मस्त हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर के सभा मंडप को आज प्रशासनिक अधिकारियों ने इस प्रकार से तोड़ा है जैसे किसी गुंडे या भूमाफिया का मकान तोड़ा जा रहा है। तो क्या भूमाफिया और भक्तों की भावनाओं में कोई अंतर नहीं है? जिस स्थान को आज निर्मम रूप से तोड़ा गया वो महाकालेश्वर मंदिर का वह स्थान था जहां वर्षों से अनवरत रूप से निरंतर श्री रामचरितमानस का पाठ होता आ रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते महाकाल दर्शन ऑनलाइन बुकिंग में 35% की कटौती की गई है। अब हर रोज 12,000 श्रद्धालुओं के बजाय 8,000 भक्त ही राजाधिराज के दर्शन कर पाएंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने ऑनलाइन दर्शन बुकिंग में कटौती के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर के अनुसार ज्यादा बुकिंग के चलते मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है। काल मंदिर में जो अभी हमारे द्वारा बुकिंग करी जा रही है, लगभग 12,000 से ऊपर लोगों की बुकिंग करी जा रही है, इसको हम लोग कल से कम कर रहे हैं। जो जितनी भी बुकिंग अभी तक हो गई होंगी उसके बाद हम लोग संख्या घटा के 8,000 के आसपास कर रहे हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कम लोग मास्क लगा के बाकायदा दर्शन करें और दर्शन के कारण किसी प्रकार से संक्रमण की स्थिति उत्पन्न ना हो। देखिए, कर्मचारी सैनिटाइजेशन पहले शुरुआती चरण में हम लोग जरूर करते थे, लेकिन अब हमें पता है कि सैनिटाइजेशन से कोई बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा नहीं होता है। अगर हम लोग अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाए रहें, तभी हम लोग बचाव कोरोना से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सैनिटाइजेशन जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन कर्मचारियों को और जो उनके आसपास में आए हुए लोग हैं, जो बहुत क्लोज कांटेक्ट में आए हुए लोग हैं, उनको जरूर होम क्वारंटीन किया जाए। वैक्सीन की कमी के चलते जिले में कोवैक्सीन अभियान पर ब्रेक लग गया है। जिले भर में कोवैक्सीन अभियान को 3 दिन तक बंद करने के आदेश कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किए हैं। जिले में फिलहाल 10,000 लोगों को हर रोज कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा था, लेकिन केंद्र ने इसकी सप्लाई नहीं होने की वजह से उज्जैन जिले में इसकी कमी आ गई, जिसके चलते अभियान पर फिलहाल ब्रेक लगाया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि संभवतः होली के बाद फिर अभियान की शुरुआत की जा सकेगी। लिए वैक्सीनेशन की जो उपलब्धता थी वो कुछ प्रभावित हुई। हमारे पास में डोजेज अभी हैं, कम संख्या में डोजेज बची हुई हैं, इसीलिए हमने इसको 1 या 2 दिन का विराम दिया है। आज या कल में जैसे ही हमें नई डोजेज प्राप्त हो जाएंगी, पुनः उतने ही बड़े पैमाने पर हम लोग लगभग 10,000 का आंकड़ा जो है डेली क्रॉस कर रहे थे, हम लोग इसको बढ़ा के 15-17 हज़ार डेली वैक्सीनेशन करने का आंकड़ा बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे।
खाचरू रतलाम मार्ग पर 2 बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस और 100 नंबर डायल की मदद से घायलों को खाचरू सिविल अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार केसरी गांव के रहने वाले कमल सिंह पिता सरवन सिंह मोंगिया, धर्मेंद्र सिंह पिता शंभूलाल निवासी केसरी सहित दूसरी बाइक पर सवार नरसिंहगढ़ निवासी मुकेश मालवीय और अंतर पटेल निवासी घायल हो गए हैं, जिन्हें रतलाम जिला अस्पताल ले जाया गया है। काजीपुरा में रहने वाले 21 वर्षीय विनय मीणा पर क्षेत्र में रहने वाले धीरज कश्यप और उसके पिता जितेंद्र कश्यप सहित सचिन सोलंकी, दीपक भिलाला ने जानलेवा हमला कर दिया है। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने रात करीब 12 बजे विनय पर चाकू से हमला कर दिया। विनय ने बताया कि कुछ समय पहले उनका आरोपियों से विवाद हुआ था, इसी की दुश्मनी में उन्होंने चाकू मारे हैं। मामले में चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। वजह तो यही है बस कि इनने पुरानी रंजिश के चक्कर में मेरे को 4-5 दिन से ढूंढ रहे थे मारने के लिए, और कल रात में मंडी से निकला था, मतलब यार लेट हो गया था, 11 बज गई थी, तो इनने रस्तों में वहीं घर के वहीं पहले ही वहीं घेर के इनने पहले से जमा रखी थी पूरी फील्ड, मतलब सब बैठे होते वहाँ पे सब के सब। उसके बाद में इनने जमाया तो मेरी गाड़ी को मेरे को रुका, उसके बाद में मेरे को जो माथा पीटी करने लगे तीनों चारों, ये इनके धीरज के पापा को भाई ने, ये 2 ही छोरे, सचिन, दीपू ने, धीरज। किस चीज़ से हथियार चाकू से मारा, 2 जांघ पे मारे और 3 पेट पे मारे। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे चामुंडा माता पर चाकूबाजी हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि चामुंडा माता फुटपाथ पर रहने वाले रवि पिता गोपाल नामक युवक ने कोट मोहल्ला में रहने वाले इमरान छोटा को चाकू मारकर घायल कर दिया। दोनों युवक नशे के आदी हैं। नशे के किसी विवाद के बाद रवि ने इमरान पर हमला कर दिया। इमरान ने बताया कि उसे भी हमले की वजह के बारे में जानकारी नहीं है। मैं जा रहा था, गोली लेने आया था, सरकारी अस्पताल में जा रहा था गोली लेने, पोड़ा छोड़ने की मिलती मेरे को गोली, खा वहीं खिलाते हैं। एक छोरा आया रवि गोपाल नाम है उसका, कंजर को पार्टी को लेकर आया, उन्होंने पार्टी ने मेरे को पकड़ा और रवि गोपाल ने 2 चाकू मेरे को फंसा दिए जांघ में, और मैं अस्पताल में भग के आया। मेरे को आधे घंटा हो गया है और मेरा इलाज हो चुका है और टाँके लग चुके हैं और मैं अभी तक होश में हूँ। मेरे को नहीं मालूम क्यों मारा उनने, कोई दुश्मनी नहीं, दोस्त था मेरा वो, उनने मेरे को चाकू मारे हैं, मेरा कोई दुश्मनी नहीं थी उससे। वो इंदौर का रहने वाला, परदेसी पूरा काजी की चाल। मैं कोट मोहल्ला, इमरान उर्फ छोटा। अभी सरकारी हॉस्पिटल से हमारे पास सूचना गई थी, जिस पर से हम अभी सरकारी हॉस्पिटल आए और इसको पूछताछ करी तो चामुंडा माता मंदिर चौराहे के पास, मस्जिद के पास, और इसका कोई दोस्त है, रवि नाम बता रहा है, रवि पिता गोपाल, इसके द्वारा चाकू मारना बताया गया। अभी जैसे पूछताछ चल रही है, उससे पूछताछ कर रहे हैं, उसमें कोई पुरानी रंजिश तो नहीं बता रहा, और ये भी नशा करता हो तो वो भी नशा करता है, सामने वाला भी। तो ये नशे छोड़ने के लिए यहाँ पे गोली लेना आ रहा था CH हॉस्पिटल, तो उसी दौरान कुछ उनका लेन देन या विवाद कुछ पुराना होगा, अभी तक बता नहीं रहा है। दोनों दोस्त थे आपस में। ये उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में 36वें मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद भोपाल और विक्रम विश्वविद्यालय की अगुवाई में यह आयोजन किया जा रहा है। 23 से 26 मार्च तक होने वाले इस आयोजन में कई युवा वैज्ञानिकों ने भाग लिया है। इन युवा वैज्ञानिकों द्वारा शोध प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर इस आयोजन पर युवक कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। युवक कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस आयोजन में मिलने वाला अवार्ड पहले से तय करने का अंदेशा है। जूलॉजी और बायोटेक अध्ययनशाला की हेड द्वारा अपने ही फैकल्टी को पार्टिसिपेट करने को कहा गया और खुद भी अवार्ड के लिए नाम चयन समिति में है, इसलिए उनकी फैकल्टी को लाभ मिलने की पूरी संभावना है। बता दें कि पहले भी विक्रम विश्वविद्यालय में नियुक्तियों व अन्य प्रकार के मामलों में भी सवाल खड़े होते आए हैं। विद्यालय में 36वां युवा वैज्ञानिक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें धांधलियाँ की जा रही है, और धांधलियाँ भी इस कदर की जा रही है कि जहाँ पर किसी के कहने पर लता भट्टाचार्य मैडम है एक जूलॉजी डिपार्टमेंट में, उनको इसकी इनने 3 दिन पहले ही एक छात्रा को बोल दिया है कि ये अवार्ड आपको ही मिलेगा, और जबकि ये अवार्ड जिसको मिलना चाहिए ऐसे एक अच्छे
कार्य करने वाले, उस पर अच्छे प्रेजेंटेशन देने वाले स्टूडेंट को मिलना चाहिए था, जबकि उसको न देते हुए ये गरिमा शर्मा को अवार्ड दिलवाने के लिए ये सारा प्रयास किया जा रहा है। इसकी शिकायत आपने इसकी शिकायत युवक कांग्रेस के उज्जैन उत्तर के अध्यक्ष हैं हमारे दीपेश जैन जी, इनने भी की थी, मैंने भी की थी, और हमने आज सुबह जाकर कुलपति जी से स्वयं भेंट की थी। इसको लेके ये सारा संज्ञान में करवाया है और कुलपति जी ने ये आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा, पर फिर भी लता भट्टाचार्य मैडम ने 3 दिन पहले ही इसका अवार्ड घोषित कर दिया है। ये तो पूरा गलत हो रहा है, जबकि अवार्ड आज घोषित होना था। इस बार 36वीं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का आयोजन मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विक्रम विश्वविद्यालय दोनों ने मिलकर के किया है। ये पूरा आयोजन जो है मध्य प्रदेश विज्ञान और तकनीकी परिषद द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया है। केवल वेन्यू उसका विक्रम विश्वविद्यालय है। और ये जो आरोप एक गलतफहमी के तहत लग रहा है, एक्चुअली विक्रम विश्वविद्यालय से कोई भी एक्सपर्ट इसमें नहीं है। इसकी एक प्रक्रिया होती है, विज्ञान परिषद जो भोपाल की है वो इसके आवेदन बुलाती है छात्रों से, छात्र अप्लाई करते हैं, फिर उसमें से वो 6 फॉर्म जो है सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिर वो जो फॉर्म सेलेक्ट करके फिर वो प्रेजेंटेशन के लिए हम विश्वविद्यालय को भेजा। विश्वविद्यालय का कोई उसमें रोल जो है एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट में नहीं है, एक्सपर्ट का पता भी नहीं रहता है। विक्रम विश्वविद्यालय के जो कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट हुए हैं उनको इसकी कोई जानकारी नहीं रहती। और ये सारे एक्सपर्ट जो है कई अलग अलग शहरों के हैं, वो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं और प्रेजेंटेशन के समय कोई उनको अप्रोच भी नहीं कर सकता, क्योंकि एकदम से आधे घंटे पहले उसकी लिस्ट जो विक्रम विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है। इसलिए ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलतफहमी है कि कोई उसको प्रभावित कर सकता है। और जो जिस लड़की की बात हो रही है जो प्रोफेसर लता भट्टाचार्य हैं, उनके सेक्शन में ये थी भी नहीं लड़की। ये लड़की उस सेक्शन में नहीं है, ये उस सेक्शन में प्रेजेंटेशन नहीं है। मैडम लता भट्टाचार्य जो है जूलॉजी की कोऑर्डिनेटर थी, उसमें ये सेक्शन में है ही नहीं लड़की। नहीं कहना किसी और के माध्यम से साठगांठ कर इस तरीके का जो है काम किया जा रहा है, तो इसका क्या कहना है? नहीं, ऐसा साठगांठ संभव इसलिए नहीं है कि 3 एक्सपर्ट हैं, तीनों बहुत दूर दूर के शहरों में हैं और इसका जो इवेल्युएशन होता है तीनों 100 नंबर में अपने अपने नंबर देंगे, वो मैप कॉस्ट को भेज देंगे। उनका ये भी कहना है कि 4 दिन पहले उन्हें बता दिया गया कि आपका ही इसमें नाम नॉमिनेट किया जाएगा सर। यदि कोई भी, मैं स्वयं भी यदि किसी को फेवर करना चाहूँ तो फेवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्सपर्ट जो है कई दूसरे शहरों में हैं। कोई अच्छा ये भी नहीं पता है कि मतलब आधे घंटे पहले पता चलता है जब प्रेजेंटेशन शुरू होता है, तो हम भी नहीं बता सकते कि मतलब कौन से एक्सपर्ट आ रहे हैं और कहाँ पे मतलब कहाँ के हैं। वो तो एकदम तत्काल जब प्रेजेंटेशन शुरू होता है तब, और ऑनलाइन बैठ के हो रहा है और सब अपने अपने नंबर देंगे। वो नंबर जो है मैप कॉस्ट को या विक्रम को नहीं भेजेंगे, वो सीधे भेज देंगे मैप कॉस्ट को। मैप कॉस्ट में वो उसका कंपाइलेशन होगा और उसमें किसको मिलता है ये कोई श्योर थोड़े है किसी को। बढ़ते कोरोना वायरस की घटना को लेकर खाचरोद प्रशासन एवं पुलिस अलर्ट पर है, जिसके चलते शांति समिति की बैठक का आयोजन बीसी हॉल में किया गया, जिसमें प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने सभी शांति समिति सदस्यों को प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के बारे में विस्तृत रूप से बताया और कहा कि होली पर 5 से अधिक व्यक्ति परंपरा का निर्वहन करने के लिए ना निकले। संक्रमण के बढ़ते केसों से हमें समाज को सुरक्षित रखना है और एसडीएम कुमार ने कहा कि होली पर सार्वजनिक रूप से होने वाले कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। होलिका दहन की परंपरा में 5 से अधिक शामिल नहीं होंगे, इसका पालन सभी शांति समिति सदस्य शहर में करवाएंगे। देखिए, मोटे तौर पर होली का त्यौहार इस बार जो है होली घरों में ही मनाई जाएगी, कोई सामूहिक गेर नहीं निकाले जाएंगे। जो सामाजिक 2-4 लोग अपने समाज के जहाँ कमी वाले परिवार हैं उनके यहाँ रंग डालने जाते हैं, किंतु वो 2-4-5 लोग ही जाएंगे, 25-50 या 100 लोगों की भीड़ लेके नहीं जाएंगे। ऐसा सभी को अवगत कराया गया है। इसके अलावा जो रंग पंचमी में भी यही व्यवस्था रहेगी और होलिका दहन के समय भी बहुत कम लोग रहते हैं, जैसा अवगत कराया कि 5 से 10 लोग रहते हैं, तो वहाँ भी ऐसी कोई भीड़ जमा नहीं की जाएगी।
जो है सभी यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों को इकट्ठा किया गया था और इस बात को लेकर के कि ये जो है त्यौहार आ रहा है, होली के ऊपर भी जो है ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें, रंगपंचमी में भी इकट्ठा भीड़ ना करें। समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? समाज के लिए ये है कि जो है ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। कब्र शब बारात आ रही है, शब बारात के रोज़ जो है 15 से 20 लोग मिलकर के जो है अपने अपने कब्रिस्तानों में जाकर के फातह पढ़ लें और मास्क का जो है उल्लंघन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और जो है दूरी जो है 2 गज की दूरी बनाए रखें। भाजपा तराना मंडल द्वारा देश में भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी स्वीकृत, जारी और पूर्ण हो चुके विकास कार्यों के स्थल पर झंडे, बैनर, ढोल धमाकों के साथ जाकर स्थानीय कार्यकर्ता एवं नागरिकों के साथ विकास का नारियल फोड़ा। इस दौरान नर्मदा गंभीर जोड़ो योजना में काम कर रहे श्रमिकों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता बलराम जाजू, सुभाष जोशी, संजय जैन ने भाजपा सरकार की उपलब्धि एवं विकास कार्यों के बारे में बताया। पधारे हैं, आपने हमारा स्वागत करा है, इसीलिए हम आपका बहुत आभारी हैं। और ये प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी का है और हम भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका पानी हर किसान को मिलेगा, हर खेत पे मिलेगा। इसका 4 बीघा पे एक वाल रहेगा और 87 रुपये अभी अनुमानित बता रहे हैं, 87 रुपये बीघे का हिसाब से इसका साल भर का प्रोजेक्ट रहेगा। उन्हेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा जनता को कोरोना वायरस से बचाने के लिए टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि शासन की योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके। इसी कड़ी में उन्हेल के स्वास्थ्य कर्मचारी सोशल मीडिया एवं घर घर जाकर नगर के नागरिकों से अनुरोध कर रहा है कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं, परंतु लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है। जहां आज 120 का लक्ष्य वैक्सीन लगाने का रखा था, वहीं मात्र 70 लोगों ने ही कोविड-19 का टीका लगवाया। 120 में से 70 आए हैं, 70 लोग लगाए। तो उन्हेलवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? उन्हेलवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग टीके लगवा के जा रहे हैं वो दूसरे लोग को प्रेरित करें कि भाई हमें भी कुछ नहीं हुआ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हमारी स्वयं की सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग भी टीके लगवाने जाएं। और जितने लोग जो सुन रहे हैं, जहाँ इस माध्यम से देखेंगे, वो सभी लोग टीके लगवाएं। 45 से 59 वाले जिनको कोई बीमारी वो भी आएँ, और 60 वर्ष से अधिक के उनके लिए तो कोई नियम नहीं है, वो सभी आ सकते हैं। सत्यनारायण मेहता जी, आपको काय का इंजेक्शन लगा आज? ये कोविड का है। ठीक है, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली इंजेक्शन लगवाने की? ये हमारे भाई हैं निर्मल जी सोलंकी। अच्छा, निर्मल जी सोलंकी ने आपको बताया कि लगवाना चाहिए। तो आपको कोई डर वर तो नहीं है इसका इंजेक्शन लगने के बाद में? कोई डर नहीं है? तो जो लगाना तो है। ये कोविड-19 का टीका लगाया मेरे को आज, और मैं सभी से निवेदन करता हूँ युवा वृद्धजनों से कि अगर शासन की योजना है तो उसका लाभ लें। और सरकार जो इसका हज़ारों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है उसका लाभ लें और समय पर कोविड का टीका लगवाएं। मैंने भी अपने कोविड का टीका लगाया, मैं सुरक्षित हूँ अभी और व्यवस्थित हूँ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय बलाई समाज संगठन के प्रदेश प्रवीण मांगरिया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बरखा वर्मा अल्प प्रवास पर बड़नगर पहुंचे। अतिथियों के नगर आगमन पर अखिल भारतीय बलाई समाज संगठन द्वारा अतिथियों को ढोल धमाकों व पुष्पहारों के साथ पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रेस्ट हाउस पर ग्राम लोहारिया के आदिवासी समाज के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मांगरिया को एक ज्ञापन दिया, जिसमें लोहरिया गांव में रहने वाली महिला के साथ हुई मारपीट से मौत के बारे में बताया गया। मामले में पुलिस की लापरवाही का जिक्र भी किया गया, जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगरिया व विधायक मोड़वाल ने एसपी एएसपी से इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा की और कार्रवाई नहीं करने की दशा पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मेरा मानना ये है कि जगह जगह जाकर इस चीज से कंटेस्ट कर रहा है महिलाओं को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के कार्यकर्ताओं से विभिन्न जिलों में मिलना और इसके नेटवर्क को किस प्रकार बढ़ाना और हमारे वर्ग पर किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, किस प्रकार से अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, उसको लेकर ज़िले से फीडबैक लेना और फीडबैक लेकर उसकी जो भी मांग है
जिसमें पीड़ित व्यक्ति की परिवार की जो भी जायज़ मांग है, जिस प्रकार उस पर अत्याचार हुआ है को लेकर शासन स्तर से और इस लोकल स्तर पर भी मजबूती से अपनी बात रखकर शासन प्रशासन से उसकी कार्रवाई करवाने की मांग की जा रही है। देश की सबसे बड़ी उन्हेल इमली मंडी में इन दिनों इमली की बम्पर आवक हो रही है। भोपाल, आष्टा, सीहोर, मक्सी, बेरछा, झाबुआ, अलीराजपुर, मंदसौर सहित प्रदेश भर से यहां इमली पहुंच रही है। बताया जाता है कि किसानों को यहां के तोल पर ज्यादा विश्वास है, जिस वजह से प्रदेश के कोने कोने से इमली इस मंडी में पहुंची है। यहां पहुंचने वाली इमली के प्रोसेसिंग से आसपास के गांवों के करीब 500 परिवार को घर बैठे रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद इमली को देश भर में भेजा जाता है। ये यहाँ से 100 साल से पीढ़ी जमी हुई है उन्हेल मंडी की। अच्छा। जो मध्य प्रदेश की पहली मंडी है। यहाँ पे दाम बहुत उचित मिलता है किसानों को, और बागवान लोगों को पूरा उचित मूल्य मिलता है। जो पूरे साउथ, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे लदान होता है। और आज भी 6-7 हज़ार बोरे आया है, जो 2800 से 3800 बिका है। अच्छा। और इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया आता है उन्हेल का, जो उज्जैन नागदा में भी नहीं आता है। प्रदेश के नगरीय एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने महाकाल दर्शन किए। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि प्रदेश की 7000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, लेकिन इन अवैध कॉलोनियों को काटने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें सख्त सजा दिलाई जाएगी। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने में जो भी खर्च आएगा, उसकी भरपाई कॉलोनाइजरों की संपत्ति से की जाएगी। विधानसभा में गुरुवार को पारित कानून में अब प्रदेश में अवैध कॉलोनियों काटने में कमी आएगी। ये कानून भविष्य के मध्य प्रदेश के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। बात दिलाता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। बड़े इंदौर में आप देख रहे हैं, बड़े बड़े माफिया जो थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जेल जा रहे हैं, अनेक प्रकार की कार्रवाइयाँ पूरे प्रदेश में हो रही हैं। तो सख्ती के साथ इस तरह के गलत काम करने वालों को हमारी सरकार कुचलने का काम करेगी। जानकारी नहीं है, मैं इसका पता लगाऊंगा और इसमें अगर कोई गड़बड़ी होगी तो हम जरूर उसमें कार्रवाई करेंगे। का फैसला नहीं है, फैसला इस तरह का है कि अगर कोई बार है, बार चल रहा है, मान लो बार में कोई पार्टी है किसी की और वो चाहते कि हमें 2 घंटे की छूट मिल जाए, 11 बजे की जगह या 10 की बजाय 12 बजे तक, 2 बजे तक, तो उसका उनको अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ेगा। और उसी कैंपस में, उसके बाहर नहीं, उसी कैंपस में अतिरिक्त शुल्क जमा करके उनको वो उतने 2 घंटे की अनुमति मिलेगी। उसके 5000 रुपये उनको जमा करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको फ्री में ये सुविधा मिली है। पार्टियां हैं, शादियों में लेट हो जाते हैं, कोई वैसा पार्टी, परिवार की पार्टी है, तो उसको शुल्क के साथ अनुमति लेना पड़ेगी और उसके बाद ये छूट मिलेगी। इसमें सख्ती के निर्देश हैं और जहाँ पर भी अगर अधिकारी लापरवाही करेंगे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। 13 शहरों में और लॉकडाउन लगाया जाएगा, कौन कौन से 13 शहर ये होंगे? नहीं, अभी 13 शहर नहीं है, 7 शहर अभी तय हुए हैं, जिनकी कल सूची भी आई थी। उसमें छिंदवाड़ा है, भोपाल है, जबलपुर है, इंदौर है, रतलाम शायद है, ऐसे 7 शहर हैं। मुझे 7 नाम याद नहीं है। 7 शहरों में अभी सिर्फ संडे को लॉकडाउन लगाएंगे। अभी तो हम लोगों की कोशिश ये है कि लॉकडाउन कम से कम लगाना पड़े और मास्क के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करके इसको हम लोग रोकें, ये हमारा प्रयास है। किसी को भी सवाल खड़े करने में विपक्ष में कोई वो नहीं लगता है, परंतु वो बताएं कि क्या करना चाहिए। लोग मास्क लगाएं, इसके प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को ये ध्यान हो। पहले भी जैसे सायरन बजते थे, पुरानी व्यवस्था में हमारे यहाँ सायरन समय के बजते थे, तो लोगों को पता चलता था इतना बज गया, अब हमें काम पे जाना है। तो सायरन से मतलब यही है कि लोगों को ये लगे कि हमें मास्क हम लगाएं कि नहीं, हम अब सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो इस लोगों को सजग करने का एक माध्यम है, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। क्या आप मानते हैं? सायरन बजाने से कोई कोरोना ख़त्म नहीं होता, पर सायरन बजाने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि आपके ध्यान में रहे कि आप मास्क लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, आप सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
जब तक कोई टोकेगा नहीं हमें, अगर हम फिल्म में जाते हैं देखने के लिए और इंटरवल की घंटी नहीं होती तो पता ही नहीं चलता इंटरवल हो गया। तो इसीलिए ये सायरन जो है ये लोगों को जागरूक करने का एक माध्यम है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल में एक तरफा चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियों में 10 से 15 लाख लोग उनकी रैलियों में आ रहे हैं। भाजपा की सब तरफ जो रैलियां हो रही हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है। इनका तृणमूल कांग्रेस जो है ममता जी की, इसको लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अब अकेले ममता बनर्जी जी बची हैं, उनके सब बड़े नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो एक तरफा चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा है। नहीं लगता कि कोरोना वहाँ दस्तक दे रहा है? नहीं, निश्चित रूप से केंद्र सरकार का गाइडलाइन एक ही है पूरे देश में। देखिए तो वहाँ वहाँ आखिर लॉकडाउन का पालन या कोरोना का पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है? नहीं, वहाँ पर जो भी करना है, चूँकि अब चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है, अब वहाँ कोई सरकार को किसी प्रकार के अधिकार नहीं है, ना राज्य सरकार को ना केंद्र सरकार को, और इसलिए चुनाव आयोग इसको ध्यान में रखकर जो निर्देश जारी करेगा उसका पालन हम लोग करेंगे। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन अच्छा लगता है तो इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।